नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सभी का पेल गुरुजी यूट्यूब चैनल पर। तो साथियों, अपन जीव विज्ञान पढ़ रहे थे रेट एग्जाम के लिए, और जिसमें अपना टॉपिक चल रहा था भोजन के प्रमुख अवयव और इनकी कमी से होने वाले प्रमुख रोग, जिसका ये आज पार्ट नंबर 2 है। इसका पार्ट नंबर 1 मैंने अपलोड कर दिया है, जिसमें मैंने भोजन के अवयवों के बारे में बेसिक जानकारी और कार्बोहाइड्रेट के बारे में डिटेल से पढ़ा दिया है। यदि ये वीडियो आपने नहीं देखा है तो पहले इस वीडियो को देख लीजिएगा और फिर इसको देखना, ताकि ये आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाए। और आज अपन इस वीडियो के माध्यम से प्रोटीन और वसा के बारे में डिटेल से सीखेंगे, जिसमें अपन पढ़ेंगे कि ये प्रोटीन और वसा क्या होते हैं, किन तत्वों से मिलकर बने होते हैं, इनके कौन कौन से स्रोत होते हैं, ये हमारे शरीर के अंदर कौन कौन से कार्य करते हैं, और अगर इनकी हमारे शरीर के अंदर कमी हो जाती है तो ये कौन कौन से रोग उत्पन्न होते हैं, इसके बारे में अपन डिटेल से सीखने वाले हैं। तो वीडियो के अंदर काफ़ी आपको नए कंसेप्ट सीखने को मिलेंगे, कुछ नई चीज़ें सीखने को मिलेगी, और आपके आरबीएससी और एनसीईआरटी के अंदर जितना भी मैटर था वो सारा का सारा मैंने इस वीडियो के अंदर इंक्लूड कर लिया है प्रोटीन और वसा से संबंधित। तो वीडियो आपको काफ़ी पसंद आने वाला है, इसको शुरू से अंत तक जरूर देखना, और इसको चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा दोस्तों, इसका लिंक, ताकि बहुत सारे रीट के अभ्यर्थी जो रीट की तैयारी कर रहे हैं वो भी इसका फ़ायदा उठा सके। ठीक है, तो अब अपन ज़्यादा समय नहीं लेते हुए आज के टॉपिक को शुरू करते हैं। तो इसमें सबसे पहले अपन पढ़ने वाले हैं प्रोटीन के बारे में। तो इसमें अपन सीखेंगे कि प्रोटीन क्या होता है, किन तत्वों से मिलकर बना होता है, इसको अपन समझते हैं। देखिए प्रोटीन एक प्रकार का कार्बनिक यौगिक होता है। समझ में आ गया, कार्बनिक यौगिक होता है जो कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन इन तत्वों से मिलकर बना होता है। तो इस प्रकार प्रोटीन जो होता है वो इन 4 तत्वों से मिलकर बना होता है। कौन कौन से हैं वो? कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन। इस प्रकार प्रोटीन के अंदर जो होती है वो नाइट्रोजन उपस्थित होती है। इसी कारण हमारा शरीर जो होता है वो प्रोटीन से नाइट्रोजन प्राप्त करता है। तो इस प्रकार यहाँ पर एक महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकता है रीट एग्जाम के अंदर कि ऐसा कौन सा भोजन का अवयव है जिनसे हमारा शरीर जो है नाइट्रोजन प्राप्त करता है। तो वो कौन है? प्रोटीन होता है, क्योंकि प्रोटीन के अंदर क्या उपस्थित होती है? नाइट्रोजन उपस्थित होती है। तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी कि प्रोटीन एक कार्बनिक यौगिक है, ये 4 तत्वों से मिलकर बना होता है। कौन कौन सा है वो? कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन, और इसी से हमारा शरीर क्या करता है? नाइट्रोजन प्राप्त करता है। अब देखिए जो प्रोटीन होता है ना, ये क्या होता है कि अमीनो अम्ल का बहुलक होता है, यानी एमिनो एसिड का पॉलीमर होता है। समझ में आ गया, यानी बहुत सारे एमिनो एसिड, ठीक है, ए से तात्पर्य होगा एमिनो एसिड, ठीक है, बहुत सारे एमिनो एसिड पेप्टाइड बंधों से जुड़कर एक पॉलीमर बनाते हैं, यानी एक चेन बनाते हैं। ठीक है, और ये एमिनो एसिड का बहुलक ही क्या कहलाता है? प्रोटीन कहलाता है। तो इस प्रकार प्रोटीन क्या होता है? एमिनो एसिड का बहुलक होता है। ये बहुत सारे एमिनो एसिड इस प्रकार पेप्टाइड बंधों से जुड़कर एक लंबी चेन बनाते हैं, और ये लंबी चेन ही क्या कहलाती है? प्रोटीन कहलाती है। तो ये बात भी आपको समझ में आ गई होगी। अब अपन समझते हैं कि देखिए प्रोटीन के हमारे शरीर के अंदर कौन कौन से कार्य हैं, ये हमारे शरीर के लिए किस प्रकार महत्व रखता है। देखिए प्रोटीन के कार्य, देखिए हमारे शरीर के अंदर होने वाली जितनी भी जैव रासायनिक क्रियाएं होती हैं, यानी बायोकेमिकल रिएक्शंस होती है, और ये बायोकेमिकल रिएक्शन जो होती है वो एंजाइमों के द्वारा नियंत्रित होती है। तो इस बायोकेमिकल रिएक्शंस के लिए एंजाइमों का निर्माण जो करता है वो प्रोटीन करता है। समझ में आ गया, तो हमारे शरीर के अंदर जैव रासायनिक क्रियाओं के लिए एंजाइमों का निर्माण कौन करता है? प्रोटीन करता है। दूसरी बात, हमारे शरीर के अंदर विभिन्न प्रकार के हार्मोन्स होते हैं, इन हार्मोन का निर्माण भी प्रोटीन ही करता है। और देखिए हमारा शरीर रोगों से लड़ने के लिए एंटीबॉडी बनाता है, ठीक है, और ये एंटीबॉडी जो बनी होती है वो प्रोटीन की बनी होती है। तो इस प्रकार हमारे शरीर के अंदर एंजाइम, हार्मोन और एंटीबॉडी जो होती है ये किसकी बनी होती है? प्रोटीन की बनी होती है। तो इस प्रकार प्रोटीन हमारे शरीर के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण भोजन का एक अवयव है। अब देखिए प्रोटीन ही होता है जो हमारे शरीर के वृद्धि, विकास और निर्माण में सहायक होता है, यानी हमारे शरीर का वृद्धि, विकास और निर्माण ये जो है प्रोटीन पर निर्भर होते हैं। ठीक है, यानी हमारा शरीर का अधिकांश जो भाग होता है वो प्रोटीन का बना होता है। इसकी वृद्धि के लिए, विकास के लिए और निर्माण के लिए प्रोटीन सहायक होता है। समझ में आ गया। अब देखिए प्रोटीन ही जो होता है हमारे शरीर को मानसिक शक्ति प्रदान करता है, यानी सोचने समझने की जो शक्ति होती है, मेंटल पावर होती है, वो कौन प्रदान करता है? हमारे शरीर को ये प्रोटीन प्रदान करता है। समझ में आ गया। तो मस्तिष्क के अंदर मानसिक शक्ति होती है, और ये मानसिक शक्ति कौन प्रदान करता है? प्रोटीन प्रदान करता है। अब देखिए एक महत्वपूर्ण बात है कि जो कोशिका विभाजन होता है और जो टूटी फूटी कोशिकाएं होती हैं, इनकी मरम्मत करने का कार्य भी प्रोटीन ही करता है। तो कोशिका विभाजन के लिए भी प्रोटीन की आवश्यकता होती है। और जो अगर मान लीजिए कि कोई डैमेज कोशिकाएं हो गई है, डैमेज सेल हो गई है, तो उन डैमेज यानी टूटी फूटी कोशिकाओं की मरम्मत करने का कार्य भी कौन करता है? प्रोटीन करता है। तो इस प्रकार ये सारे के सारे कार्य आपके आरबीएससी और एनसीईआरटी की पाठ्य पुस्तकों के अंदर दे रखे, ये सारे के सारे आपको याद होने चाहिए। कौन कौन से हैं कि हमारे शरीर के अंदर एंजाइम, हार्मोन्स, एंटीबॉडी, इनका निर्माण कौन करता है? प्रोटीन करता है। यानी ये सारी की सारी चीज़ें जो होती है वो प्रोटीन की बनी होती है। हमारे शरीर के वृद्धि, विकास, निर्माण में प्रोटीन सहायक होता है। हमारे शरीर को मानसिक शक्ति यानी मेंटल पावर प्रदान करता है, और कोशिका विभाजन और टूटी फूटी कोशिकाओं की मरम्मत करता है प्रोटीन।
ठीक है, तो ये बातें आपको याद होनी चाहिए। अब देखिए एक नोट आपको याद रखना है कि प्रोटीन क्या करता है कि कार्बोहाइड्रेट और वसा के अभाव में हमारे शरीर को ऊर्जा प्रदान करता है। समझ में आ गया कि सबसे पहले देखिए हमारे शरीर को ऊर्जा प्रदान करने का काम कौन करता है? कार्बोहाइड्रेट करता है। और जब हमारे शरीर के अंदर कार्बोहाइड्रेट खत्म हो जाता है तो फिर हमारे शरीर को ऊर्जा प्रदान करने का कार्य करता है वो वसा करती है। समझ में आ गया, कार्बोहाइड्रेट के बाद हमारे शरीर को ऊर्जा प्रदान करने का काम कौन करती है? वसा करती है। और जब हमारे शरीर के अंदर वसा भी खत्म हो जाती है तो हमारे इसके पश्चात हमारे शरीर को ऊर्जा प्रदान करने का जो काम करता है वो प्रोटीन करता है। तो इस प्रकार कार्बोहाइड्रेट और वसा के अभाव में हमारे शरीर को ऊर्जा प्रदान करने का काम कौन करता है? प्रोटीन करता है। तो ये एक महत्वपूर्ण नोट है, इसको आपको विशेष तौर पर याद रखना है। अब देखिए प्रोटीन जो होता है, देखिए 1 ग्राम प्रोटीन से हमारे शरीर को 4.1 किलो कैलोरी ऊर्जा मिलती है। ये सबसे इंपॉर्टेंट डेटा है, इसको आपको याद रखना है कि 1 ग्राम प्रोटीन से हमारे शरीर को 4.1 किलो कैलोरी ऊर्जा मिलती है। अब अपन देखिए प्रोटीन परीक्षण के बारे में समझते हैं। देखिए प्रोटीन परीक्षण क्या होता है कि जो प्रोटीन होता है ना, ये कॉपर सल्फेट और सोडियम हाइड्रोक्साइड से क्रिया करके बैंगनी रंग देता है। क्या देता है? बैंगनी रंग देता है। देखिए कॉपर सल्फेट को नीला तोता के नाम से जानते हैं और सोडियम हाइड्रोक्साइड को कास्टिक सोडा के नाम से जानते हैं। तो प्रोटीन जो होता है वो नीला तोता और कास्टिक सोडा से क्रिया करके बैंगनी रंग देता है। इस आधार पर अपन जो है किसी भोज्य पदार्थ के अंदर प्रोटीन की उपस्थिति या अनुपस्थिति को अपन टेस्ट करते हैं। देखिए अपन लेते हैं बेसन, बेसन की क्रिया करते हैं कॉपर सल्फेट और सोडियम हाइड्रोक्साइड से कराते हैं तो हमारे को बैंगनी रंग प्राप्त होता है। तो इस आधार पर अपन एक निष्कर्ष निकालते हैं कि जो बेसन होता है इसके अंदर क्या उपस्थित होता है? प्रोटीन उपस्थित होता है। तो इस प्रोटीन परीक्षण को आपको याद रखना है। अगर हमारे शरीर के अंदर मान लीजिए कि प्रोटीन की कमी हो जाती है तो कौन कौन से रोग उत्पन्न होते हैं इसके बारे में अपन समझते हैं। देखिए प्रोटीन की हमारे शरीर के अंदर जैसी कमी होती है तो 2 रोग हो जाते हैं हमारे शरीर के अंदर। एक होता है क्वाशियोकोर और दूसरा होता है मेरास्मस रोग। ठीक है, अब देखिए क्वाशियोकोर रोग के अंदर क्या होता है कि इसमें शरीर की अनियमित वृद्धि होती है। ठीक है, यानी पेट बाहर निकल जाता है, कुबड़ निकल जाती है। तो इस प्रकार के लक्षण जो है वो क्वाशियोकोर रोग के अंदर देखने को मिलते हैं। और अगर मेरास्मस रोग हो जाता है तो ऐसी स्थिति में क्या होता है कि शरीर बहुत ही दुबला पतला हो जाता है, हड्डियां हड्डियां निकल जाती है पूरे शरीर की, उसके अंदर जो है मांसपेशियां बहुत ही कमजोर पड़ जाती हैं, शरीर बहुत ही दुबला पतला हो जाता है, सारी की सारी हड्डियां जो है अपन को बाहर दिखाई देती हैं तो और आदमी बहुत ही दुबला पतला हो जाता है। तो ये सारे के सारे लक्षण जो है वो मेरास्मस रोग के अंदर देखने को मिलते हैं। और क्वाशियोकोर रोग के अंदर अनियमित वृद्धि देखने को मिलती है, यानी पेट बाहर निकल जाता है, कुबड़ निकल जाती है, किसी भाग की ज़्यादा वृद्धि हो जाती है। तो इस प्रकार के रोग क्वाशियोकोर रोग के अंदर देखने को मिलते हैं। और देखिए ये प्रोटीन की कमी से होने वाले ये दोनों रोगों के बारे में आपके रीट के अंदर प्रश्न पूछा गया है, तो ये आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट बनता है ये वाला कंसेप्ट। ठीक है, तो समझ में आ गया प्रोटीन की कमी से कौन कौन से रोग उत्पन्न होते हैं? 2 रोग होते हैं, पहला रोग है क्वाशियोकोर और दूसरा होता है मेरास्मस। क्वाशियोकोर के अंदर शरीर की अनियमित वृद्धि होती है और इसमें शरीर दुबला पतला हो जाता है मेरास्मस रोग के अंदर। ठीक है, अब देखिए अपन समझते हैं प्रोटीन के स्रोत कि कौन कौन से ऐसे स्रोत हैं जिनके अंदर प्रोटीन पाया जाता है। देखिए दालें, दूध, मछली, अंडा, सोयाबीन, मांस और अंकुरित अनाज, इन सभी के अंदर क्या पाया जाता है? प्रोटीन पाया जाता है। अब देखिए इनमें से भी सबसे ज़्यादा जो प्रोटीन होता है वो सोयाबीन के अंदर होता है। इसी कारण सोयाबीन का सबसे ज़्यादा से ज़्यादा सेवन करना चाहिए ताकि हमारे शरीर के अंदर प्रोटीन की जो मात्रा है वो निरंतर बनी रहे। तो इन सभी में सबसे ज़्यादा प्रोटीन किस में पाया जाता है? वो सोयाबीन के अंदर पाया जाता है, यानी दालों के अंदर सबसे ज़्यादा जो प्रोटीन होगा वो सोयाबीन के अंदर होगा। ठीक है, तो ये प्रोटीन के स्रोतों के बारे में भी आपको याद रखना है। अब देखिए प्रोटीन से संबंधित कुछ आपको फैक्ट याद रखने हैं कि मानव शरीर में सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला यानी सर्वाधिक पाया जाने वाला प्रोटीन कौन सा है? तो वो कोलेजन प्रोटीन है। अब देखिए हमारी ब्लड के अंदर कौन सा प्रोटीन पाया जाता है, यानी हमारा रक्त होता है हमारे शरीर के अंदर, उस रक्त के अंदर कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? तो वो एल्बुमिन प्रोटीन पाया जाता है। कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? एल्बुमिन प्रोटीन पाया जाता है। देखिए एक शैवाल होती है क्लोरेला शैवाल, इसके अंदर 63% जो है वो प्रोटीन पाया जाता है। तो सबसे ज़्यादा प्रोटीन जो पाया जाता है वो क्लोरेला शैवाल के अंदर पाया जाता है। और जो अंतरिक्ष यात्री होते हैं वो इसी शैवाल का सेवन करते हैं उनके शरीर के अंदर प्रोटीन की पूर्ति को पूरा करने के लिए। समझ में आ गया? तो क्लोरेला शैवाल को स्पेस एल्गी के नाम से भी जानते हैं, यानी अंतरिक्ष शैवाल के नाम से भी जानते हैं क्योंकि अंतरिक्ष यात्री इसका प्रयोग करते हैं। और सोयाबीन के अंदर 43% प्रोटीन होता है, यानी दालों के अंदर सबसे ज़्यादा प्रोटीन जो होता है वो सोयाबीन के अंदर होता है। तो ये 4 तथ्य आपको विशेष तौर पर याद रखने की। मानव शरीर में सर्वाधिक पाया जाने वाला प्रोटीन कोलेजन प्रोटीन है। ब्लड के अंदर कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? एल्बुमिन प्रोटीन पाया जाता है। क्लोरेला शैवाल के अंदर 63% प्रोटीन होता है और सोयाबीन के अंदर 43% प्रोटीन होता है। तो ये बात आपको प्रोटीन के बारे में याद रखनी है। तो अब अपन देखिए शुरू करते हैं अगला टॉपिक वसा के बारे में। यहाँ पर अपना प्रोटीन वाला टॉपिक समाप्त होता है। तो ये सारी की सारी बातें मैंने आपको अच्छी तरीके से समझा दी हैं। अब अपन पढ़ते देखिए वसा के बारे में।
देखिए सबसे पहले अपन ये समझते हैं कि वसा क्या होती है। देखिए वसा को अंग्रेजी के अंदर फैट के नाम से भी जानते हैं। देखिए वसा भी एक प्रकार का कार्बनिक यौगिक होता है जो कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन इन तत्वों से मिलकर बने होते हैं। यानी वसा जो होती है वो 3 तत्वों से मिलकर बने होते हैं। कौन कौन से ऐसे तत्व हैं? कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। समझ में आ गया। अब देखिए वसा जो होती है वो वसीय अम्ल यानी फैटी एसिड और ग्लिसरॉल के एस्टर होते हैं। इस प्रकार वसा के अंदर कौन सा बंध उपस्थित होता है? वो एस्टर बंध उपस्थित होता है। और ये प्रश्न पूछा गया सीटेट के अंदर कि वसा के अंदर कौन सा जो है बॉन्ड उपस्थित होता है? वो एस्टर बॉन्ड उपस्थित होता है, एस्टर बंध उपस्थित होता है। समझ में आ गया। अब देखिए एक सबसे इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर यह आती है कि वसा का पाचन कौन सा एंजाइम करता है। तो हमारे शरीर के अंदर वसा का पाचन करने का जो एंजाइम होता है वो लाइपेज एंजाइम होता है। यह लाइपेज एंजाइम हमारे शरीर के अंदर वसा का पाचन करता है। समझ में आ गया। तो इस प्रकार ये वसा के बारे में कुछ बातें आपको याद रखनी कि वसा भी एक कार्बनिक यौगिक है। ये कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन तत्वों से मिलकर बनी होती है। ये वसीय अम्ल और ग्लिसरॉल के एस्टर होते हैं। वसा जो होती है वो वसीय अम्ल और ग्लिसरॉल के एस्टर होती है और इसका पाचन लाइपेज एंजाइम करता है। अब देखिए वसा के बारे में एक महत्वपूर्ण बात आपको याद रखने की, हमारे शरीर को सर्वाधिक ऊर्जा जो है वो वसा से प्राप्त होती है। इसी कारण वसा को शरीर की ऊर्जा के केंद्र के नाम से भी जानते हैं। तो हमारे शरीर की ऊर्जा के केंद्र किसको कहा गया है? वसा को कहा गया है। क्योंकि वसा जो होती है वो कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन दोनों से दुगुनी ऊर्जा प्रदान करती है हमारे शरीर को। इसी कारण जो है वसा को हमारे शरीर की ऊर्जा के केंद्र के नाम से भी जानते हैं। अब देखिए जो 1 ग्राम वसा होती है इससे हमारे शरीर को जो है 9.1 किलो कैलोरी ऊर्जा मिलती है। यानी 1 ग्राम वसा से हमारे शरीर को कितनी ऊर्जा मिलती है? 9.1 किलो कैलोरी ऊर्जा मिलती है। जबकि कार्बोहाइड्रेट से 4 किलो कैलोरी ऊर्जा मिल रही थी और प्रोटीन से 4.1 किलो कैलोरी ऊर्जा मिल रही थी। और जबकि वसा से हमारे को 9.1 किलो कैलोरी ऊर्जा मिल रही है। यानी कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन से डबल से भी अधिक ऊर्जा जो है हमारे शरीर को वसा से मिलती है। इसी कारण वसा को जो है हमारे शरीर की ऊर्जा के केंद्र के नाम से भी इनको जाना जाता है। अब देखिए हमारे शरीर के अंदर वसा के 2 रूप होते हैं। देखिए शरीर के अंदर वसा के कितने रूप होते हैं? 2 रूप होते हैं। एक होता है देखिए ठोस रूप, दूसरा होता है द्रव रूप। देखिए ठोस रूप के रूप में हमारे शरीर के अंदर जो वसा होती है वो चर्बी के रूप में पाई जाती है और द्रव रूप के रूप में हमारे शरीर के अंदर जो वसा होती है वो तेलीय वसा होती है। समझ में आ गया। तो देखिए चर्बी जो होती है वो ठोस वसा का रूप है और तेलीय वसा जो होती है हमारे शरीर के अंदर वो द्रव वसा का रूप है। तो इस प्रकार हमारे शरीर के अंदर वसा के कितने रूप होते हैं? 2 रूप होते हैं। कौन कौन से? ठोस रूप और द्रव रूप। और इनके उदाहरण आपको याद रखने की, चर्बी जो होती है वो ठोस रूप का उदाहरण है और तेलीय वसा जो होती है वो द्रव रूप का उदाहरण है। तो ये अब अपन देखिए वसा के स्रोत के बारे में पढ़ते हैं कि वसा हमारे को कौन कौन से स्रोत से प्राप्त होती है हमारे शरीर को। देखिए वसा के 2 स्रोत होते हैं। एक होता है वनस्पति वसा और दूसरी होती है जंतु वसा। वनस्पति वसा से तात्पर्य होती है कि ऐसी वसा जो हमारे को वनस्पतियों से प्राप्त होती है, पेड़ पौधों से प्राप्त होती है, वो क्या कहलाती है? वनस्पति वसा कहलाती है। और जंतु वसा से तात्पर्य होता है कि ऐसी वसा जो जंतुओं से प्राप्त होती है वो जंतु वसा कहलाती है। अब देखिए वनस्पति वसा के उदाहरण आपको याद रखने, नारियल, काजू, अखरोट, तेल, सरसों और मूंगफली, ये सारी की सारी वसा के जो स्रोत होते हैं वो वनस्पति से प्राप्त होती है। तो ये वनस्पति वसा के अंदर आएंगे। और जंतु वसा से तात्पर्य होते हैं कि ऐसी वसा जो हमारे को जंतुओं से प्राप्त होती है, जैसे दूध, घी, अंडा, मांस और मक्खन, ये सारी की सारी चीज़ें जो है हमारे को जंतुओं से प्राप्त होती है। तो ये सारे के सारे उदाहरण किसके हैं? जंतु वसा के उदाहरण हैं। तो यह आपको वसा के स्रोत आपको समझ में आ गए होंगे और ये उदाहरण आपको याद रखने हैं। अब अपन पढ़ते हैं देखिए वसा के कार्य कौन कौन से होते हैं हमारे शरीर के अंदर, इसके बारे में अपन समझते हैं। देखिए वसा के कार्य, देखिए वसा जो होती है हमारे शरीर को सबसे अधिक ऊर्जा प्रदान करती है। देखिए वसा जो होती है हमारे शरीर को सबसे अधिक ऊर्जा प्रदान करती है। कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन इन दोनों से दुगुनी ऊर्जा प्रदान करने का कार्य कौन करती है? वसा करती है। तो वसा से हमारे शरीर को सबसे अधिक ऊर्जा प्राप्त होती है। दूसरी बात याद रखना कि मांसपेशियों को शक्ति प्रदान करने का कार्य भी वसा ही प्रदान करती है। देखिए हमारे शरीर के अंदर मांसपेशियां होती है, उनको शक्ति कौन प्रदान करती है? वसा प्रदान करती हैं। हमारे शरीर को सुडौल बनाती हैं, यानी हमारे शरीर को जो है हष्ट पुष्ट बनाए रखने का काम कौन करती है? वसा करती है। अगर हमारे शरीर के अंदर वसा की कमी हो जाती है तो हमारा शरीर बिल्कुल दुबला पतला हो जाता है। तो वसा हमारे शरीर को क्या करती है? सुडौल बनाती है। देखिए वसा जो होती है वो आंतरिक अंगों की बाह्य आघातों से रक्षा करती है। समझ में आ गया। वसा क्या करते हैं कि हमारे अंदर के जितने भी अंग होते हैं, जैसे हृदय हो सकता है, फेफड़े हो सकता है, आमाशय हो सकता है, अग्नाशय हो सकता है, छोटी आंत, बड़ी आंत, ये जितने भी अंग होते हैं आंतरिक, इनकी क्या करती है कि बाह्य आघातों से रक्षा करती है। देखिए हमारी त्वचा होती है, इस त्वचा के नीचे एक वसा की एक परत पाई जाती है और यह परत क्या करती है कि बाह्य आघातों से आंतरिक अंगों की रक्षा करती है। जितनी भी मान लीजिए कि बाह्य चोटें लगती है हमारे शरीर पर, तो यह वसा की परत क्या करती है कि उन चोटों को स्वयं मतलब सहन कर लेती है और अंदर के जितने भी अंग होते हैं उन तक जाने से रोकती है। तो इस प्रकार वसा क्या करती है कि आंतरिक अंगों की बाह्य आघातों से रक्षा करती है। तो ये सारे के सारे कार्य आपको वसा से संबंधित समझ में आ गए होंगे। ठीक है।
अब अपन देखिए वसा के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट बातें समझते हैं। देखिए वसा जो होती है वो क्या होती है, चिकनी और तेली होती है। ठीक है, वसा की विशेषता की है चिकनी होती है एक, तो दूसरी याद रखना कि तेली होती है। अब देखिए जो ऊँट होता है ना, ऊँट के ऊपर होती है कुबड़। इस कुबड़ के अंदर क्या होता है कि अत्यधिक मात्रा में वसा संचित रहती है। इसी कारण ऊँट क्या करता है कि बहुत दिनों तक बिना खाए पिए रह सकता है। समझ में आ गया? क्योंकि जो ऊँट होता है इसकी कुबड़ के अंदर अत्यधिक मात्रा में वसा संचित रहते हैं और इस वसा से ऊँट को जो है वो लगातार एनर्जी मिलती रहती है। इसी कारण अगर ऊँट बहुत दिनों तक कुछ भी नहीं खाए तो भी जिंदा रह सकता है, क्योंकि इस वसा से उसको ऊर्जा मिलती रहती है। तो ये बात भी आपको समझ में आ गई होगी। अब देखिए जो जंक फूड होता है, जिसमें पिज़्ज़ा वगैरह इस प्रकार जितने भी चाइनीज़ फूड होते हैं और जो जितने भी तेल के बने हुए जो फूड होते हैं वो सारे जंक फूड के अंदर आते हैं। ठीक है, इनके अंदर क्या होता है कि बहुत सारी वसा की मात्रा होती है और जब इनका अपन सेवन करते हैं तो हमारे शरीर का जो है मोटापा बढ़ता है, यानी मोटापा बढ़ता है। तो जंक फूड खाने से क्या बढ़ता है, मोटापा बढ़ता है, क्योंकि जंक फूड के अंदर वसा की मात्रा जो होती है वो ज़्यादा होती है। तो इस प्रकार वसा हमारे शरीर के लिए नुकसानदायक भी होती है, ज़्यादा खाने से मोटापा बढ़। अब देखिए वसा जो होती है वो वसी अम्ल और ग्लिसरॉल का एस्टर होती है। तो देखिए अब अपन पढ़ते हैं देखिए वसी अम्ल के बारे में, क्योंकि वसा जो होती है वो वसी अम्ल से मिलकर बनी होती है। तो वसी अम्ल जो होते हैं वो दो प्रकार के होता है। एक होता है देखिए संतृप्त वसी अम्ल, दूसरा होता है असंतृप्त वसी अम्ल। अब देखिए जो संतृप्त वसी अम्ल होता है इनको अनावश्यक वसी अम्ल के नाम से जानते हैं और इसके अंदर आती है जंतु वसा। अब देखिए इनको अनावश्यक वसी अम्ल इसलिए कहते हैं क्योंकि जो संतृप्त वसी अम्ल होते हैं ना, इनका निर्माण हमारे शरीर के अंदर हो जाता है, यानी इनको हमारे को बाहर से ग्रहण करने की आवश्यकता नहीं होती है। तो जितनी भी जंतु वसा हम खाते हैं ये हमारे शरीर के लिए नुकसानदायक होती है, क्योंकि इनका निर्माण हमारे शरीर के अंदर हो जाता है, यानी इसकी पूर्ति हमारा शरीर स्वयं कर सकता है, इसका निर्माण हमारा शरीर स्वयं कर सकता है। इनको हमारे को बाहर से लेने की आवश्यकता नहीं पड़ती। इसी कारण जो संतृप्त वसी अम्ल होते हैं इनको अनावश्यक वसी अम्ल के नाम से जानते हैं, जबकि असंतृप्त वसी अम्ल होते हैं इनको आवश्यक वसी अम्ल के नाम से जानते हैं और इसके अंदर आती है पादप वसा। देखिए जो पादप वसा होती है इनको हमारे को बाहर से ग्रहण करने की आवश्यकता पड़ती है, इनका निर्माण हमारा शरीर जो है वो स्वयं नहीं कर सकता है। तो इसी कारण इनको आवश्यक वसी अम्ल के नाम से जानते हैं, यानी इनका हमको रोज, यानी इनको जो है हमारे को बाहर से ग्रहण करने की आवश्यकता पड़ती है। अब देखिए जो संतृप्त वसी अम्ल होते हैं ना, ये कमरे के तापमान पर, ये क्या होते हैं कि कमरे के तापमान पर ठोस होते हैं। इसी कारण ये क्या करते हैं कि जो संतृप्त वसी अम्ल हमारी रक्त वाहिनियों की आंतरिक सतह पर जम जाते हैं और उनको ब्लॉक कर देते हैं, जिसके कारण हमारी रक्त वाहिनियाँ कभी कभी ब्लॉक हो जाती है, हार्ट अटैक जैसी बीमारियाँ हो जाती है हमारे शरीर के अंदर। तो ये क्या करते हैं कि ये संतृप्त वसी अम्लों के कारण होती है, क्योंकि ये कमरे के तापमान पर ठोस अवस्था में होते हैं और ये हमारी रक्त वाहिनियों की आंतरिक सतह पर जमने के कारण उनको ब्लॉक कर देते हैं, जिसके कारण हृदय संबंधी बीमारियाँ और हार्ट अटैक जैसी बीमारियाँ जो है वो हमारे शरीर के अंदर उत्पन्न करते हैं। समझ में आया? देखिए चूंकि ये हमारी रक्त वाहिनियों की आंतरिक सतह पर जमती है, इसी कारण जो है संतृप्त वसी अम्ल को बैड फैट या लो डेंसिटी फैट के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि ये रक्त वाहिनियों की आंतरिक सतह पर जमती है, इसी कारण हमारे शरीर के लिए नुकसानदायक होती है। इसी कारण इनको बैड फैट के नाम से जानते हैं। और ये जो है हल्की होने के कारण, यानी कि डेंसिटी कम होने के कारण ये हल्की होती है, इसी कारण ये रक्त वाहिनियों के आंतरिक सतह पर जम जाती है। तो इसी कारण इनको लो डेंसिटी फैट के नाम से जानते हैं। जबकि असंतृप्त वसी अम्ल जो होते हैं ना, ये कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में होते हैं और द्रव अवस्था में होने के कारण ये रक्त वाहिनियों के आंतरिक सतह पर जमते नहीं हैं, बल्कि क्या करते हैं कि ब्लड के अंदर घुल जाते हैं। समझ में आ गया? तो असंतृप्त वसी अम्ल क्या होता है कि हमारे ब्लड के अंदर घुले हुए रहते हैं, ये रक्त वाहिनियों की आंतरिक सतह पर जमते नहीं, इसी कारण जो है ये हमारे शरीर के लिए लाभदायक होते हैं। इसी कारण असंतृप्त वसी अम्ल को गुड फैट या हाई डेंसिटी फैट के नाम से भी जानते हैं। तो ये दो बातें आपको याद रखनी है। ठीक है, तो आपको वसी अम्ल के बारे में भी समझ में आ गया होगा कि वसी अम्ल दो प्रकार के होते हैं। संतृप्त वसी अम्ल जिनको अनावश्यक वसी अम्ल के नाम से जानते हैं और इसके अंदर जंतु वसा आती है, और असंतृप्त वसी अम्ल को तो है आवश्यक वसी अम्ल के नाम से जानते हैं और इसके अंदर पादप वसा आती है। और संतृप्त वसी अम्ल जो है कमरे के ताप पर ठोस अवस्था में होते हैं और इसी कारण ये रक्त वाहिनियों की आंतरिक सतह पर जम जाते हैं, इसी कारण इनको बैड फैट के नाम से जानते हैं या लो डेंसिटी फैट के नाम से जानते हैं। और जो असंतृप्त वसी अम्ल होते हैं ये कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में होने के कारण ये हमारी रक्त वाहिनियों के आंतरिक सतह पर जमते नहीं है और इसी कारण इनको गुड फैट या हाई डेंसिटी फैट के नाम से जानते हैं। समझ में आ गया? तो यह अपना जो है वसा वाला टॉपिक यहाँ पर समाप्त होता है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल पर अगर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं जीव विज्ञान के एक अगले टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।